जय जोहार, जय हिंद। CGPSC 100 डे चैलेंज में आज है 16वां दिन और आज हम लोग कर रहे हैं संविधान के इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। दूसरा टॉपिक रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तीसरा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है जो हमारे फंडामेंटल राइट के लिए और भी ज़्यादा फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिबेडी, जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? अगर हम इंडिया की बात करें तो पावरफुल कौन है? पावर कहाँ पे लाई करता है? पावर जब हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो किसके पास रहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के पास रहता है पावर। लेकिन ये जो राज्य को कैसे करके गवर्न करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, जिसके थ्रू एक चुनाव होता है और इन्हीं पीपल में से हम लोग किसी को सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं और वो क्या करता है? हमारे ऊपर राज करता है। तो हो सकता है कि गांव स्तर पे आप सरपंच को करें, स्टेट स्तर पे आप CM को करें, MLA बनाएं, उस MLA से क्या बनते हैं? CM बनता है। पंच से क्या बनता है? सरपंच बनता है। और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है PM, प्राइम मिनिस्टर, जो पूरे सेंट्रल मिनिस्ट्री को संभालते हैं, गवर्न करते हैं, और वो इसको बोलते हैं MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से MP बनता है, इस तरीके से। और वो क्या करते हैं? हमारे डिमांड को सुनते हैं और हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि पावर पीपल में लाई करता है, जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं जितना उनके पास रिसोर्सेस है, संसाधन है। लेकिन क्या है कि इनके बाद क्या है कि जो MP MLA हैं ये क्या है? नया नियम बना सकते हैं, और नियम कुछ भी बन सकता है। तो जो केंद्र सरकार है, जैसे कि मोदी सरकार बोलते हैं, वो संसद पार्लियामेंट के थ्रू कुछ नियम बनाते हैं। जो राज्य सरकार है वो किसके? विधानसभा के थ्रू नियम बनाते हैं। ठीक, लेकिन ये नियम कानून कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। दूसरा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने पावर दे दिया है वोट दे के, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भैया आपको हमने पावर तो दे दिया है, आप नियम कानून कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मेरा कुछ मर्यादा है, मेरे को अपना जीने के लिए जिस टाइप से जीना चाहता हूँ, एक किसी तरीके का पर्सनालिटी बनाना चाहता हूँ, कोई मेरा क्षमता है उसको दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ मैं बनाना चाहता हूँ, कुछ मैं काम करना चाहता हूँ, उसमें रोक टोक भी नहीं करना चाहिए। तो इसके कारण क्या बोला गया है कि जो रिनेंसेशन और मॉडर्न वैल्यू आते हैं, जिसमें क्या हो जाता है? लिबर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, लिबर्टी, आदमी को स्वतंत्रता चाहिए। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, वो अधिकार इसलिए कि जो गवर्नमेंट है उसको लिमिट करने के लिए। तो फंडामेंटल राइट किस लिए है? कि सरकार को लिमिट करने के लिए हमको दिया गया है, तो लिबर्टी का। उसके बाद दूसरा है इक्वालिटी का राइट टू इक्वलिटी। ठीक, उसके बाद आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता है। अननेसेसरी सरकार आपको रोक नहीं सकता, आप बोल सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। इवन जो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बताना पड़ा लोगों को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंधु तुम किस लिए कर रहे हो भैया, क्या हो गया? ठीक, तो हर एक आदमी अपना एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरा, हर आदमी रह सकता है। दूसरा, आपको इस टाइप से आपको फंडामेंटल राइट, 6 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट मिला गया है, तो उसके बारे में पूरा कंप्लीटली आपको पता रहना चाहिए। और ये क्या चीज़ करते हैं? लिमिट करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन क्या है कि भारत में जो अधिकार जो दिया गया है आदमी को, लेकिन ये पूरी तरह क्या है कि जो मन करे वैसे वाला नहीं है। आपको क्या कर दिया कि सरकार चाहे तो आपको क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शनल लेके आ सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है ना, सरकार आपको आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्टेल कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये बोलेगा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, उससे किसी दूसरे कंट्री के बीच हम लोग का जो रिलेशन है ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं। अगर
किसी की डिग्निटी या फिर जो यूनिटी और डाइवर्सिटी को अगर खतरा नज़र आता है तो आपको क्या बोलते हैं, आपका आवाज़ को दबा भी दिया जा सकता है या फिर आपके आवाज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट केस हैं, वो हमको पढ़ना रहता है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी ये क्यों है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं वो क्या है, कुछ सपना देखे थे हमारे देश को कैसे करके बनाएंगे, किस टाइप से रहेगा। लेकिन आप कुछ बनाना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो और कुछ ऐसा कंट्री बनाना चाहते हो तो आपको हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या हमारे पास उतना पर्याप्त रिसोर्स है? दूसरा क्या है, आपके पास क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा, लोगों को भी देखना पड़ेगा कि लोगों का मेंटेलिटी उस लेवल का पहुंच गया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या बोले कि फाउंडिंग फादर ने क्या बोले कि हम लोग डायरेक्टिव्स देते हैं। तो वो डायरेक्टिव्स हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किस टाइप का देश हम लोग बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आर्टिकल 44 में 44 में कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या है कि हर एक धर्म का हर एक समुदाय का जो कोड है, जो सेकुलर कोड है, उसको सबके लिए एक जैसे बना के रखना चाहिए। ठीक, कुछ ये बोला गया है कि ये डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही ये बोला गया है कि आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कंपलसरी सरकार उसको अफोर्डेबल कास्ट में एजुकेशन दे। ठीक, इक्वल पे दे महिलाओं और पुलिस को। ठीक, कोऑपरेटिव बनाने में सहायता करें, सहकारिता मंत्रालय इसलिए बनाया गया है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसको वर्गीकरण किया गया है समाजवादी कुछ व्यवस्था विचारधारा से, कुछ गांधीवादी, कुछ उदारवादी। और जैसे जैसे सरकार के पास क्षमता होती जाती है तो उसको क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए गांधीवादी जो क्या बोलते हैं आर्टिकल था, एक आर्टिकल 40 जिसमें ग्राम सभा होगा बोले। लेकिन धीरे धीरे हम लोग ने आगे बढ़ते गए और हम लोग ने क्या किया, इसी आइडिया को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और हम लोग ने पंचायती राज 1992 में लेके आए। तो जैसे जैसे हम लोग के पास ताकत बढ़ते जाता है, संसाधन आते जाते हैं और लोगों को सेव करना पड़ता है, तो हम लोग क्या है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी क्रिएट हो जाता है। उसके लिए कोई एक्ट बनाया जाता है और उसको लागू किया जाता है। तो ये हमेशा, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोल सकते हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी पॉलिटिशियन बनना है तो आप इसके जो है डीपीएसपी के कोई भी आर्टिकल को उठा के आप उसको मुद्दा बना के आप पॉलिटिक्स में भी आ सकते हो। तो ये चीज़ रहता है। तीसरा, क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस हम लोग ने देख लिया और इसका फंडामेंटल राइट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, डीपीएसपी तो बहुत बार क्या हो गया कि आर्टिकल में बहुत सारा जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो कई जगह पे क्या है कि फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फंडामेंटल राइट का मतलब जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है, सब बराबर है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में हम लोग को एक जगह बोला जाता है कि कुछ वर्ग हैं जो कि वंचित हैं, इकोनॉमिक पुअर हैं, तो उन लोग के लिए रिजर्वेशन का भी प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया डीपीएसपी। तो दोनों में कौन पावरफुल है, एक जो टसल हो जाता है कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे क्या है संबंध बना है कि कभी कभी क्या हो जाता है डीपीएसपी का कुछ प्रोविज़न फंडामेंटल राइट से भी ऊपर हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ हमको पढ़ना पड़ता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि आज़ादी तो मिल गया हमको, अधिकार भी मिल गया, लिमिट कर सक रहे हैं सरकार को, लेकिन क्या है कि आप हमको क्या है अपना क्या कर्तव्य है भूलना भी नहीं चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए आज़ादी को। तो मौलिक कर्तव्य इसलिए लेके आया गया, ठीक है, रशिया से इंस्पायर होके मौलिक कर्तव्य, आपका क्या कर्तव्य है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए को सम्मान करना है, आपको वुमेन को सम्मान करना है, आपको लिखा है यहाँ पे 11 कर्तव्य है। बच्चे को पढ़ाने के लिए लेके जाना है, एनवायरनमेंट को आपको संरक्षण करना है। और 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोग लेके आए थे और 51A आर्टिकल 51A में हम लोग ने फंडामेंटल ड्यूटी रखा था। तो ये इसको आपको डिटेल में पढ़ना रहता है। 11 जो ड्यूटीज़ हैं आपको पता रहना चाहिए। और इसका महत्व क्या है, महत्व इसलिए है कि जनरली हम लोग क्या है कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक।
और हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे को ये अधिकार दो, सरकार से मांगते रहते हैं। हमें अपना कर्तव्य भी पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनाया गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो आर्टिकल 32 है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। क्यों ये बोला गया है? आपको राइट दे देते हैं, ठीक, लेकिन उस राइट को इन्फोर्स करने वाला भी कोई नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अगर आपका राइट अगर कोई हनन करता है, ठीक है, इवन सरकार ही हनन कर रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? तो ये आर्टिकल 32 जो मिला है उसके थ्रू क्या है कि डायरेक्टली आप कहाँ पे जा सकते हो? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हो। तो अगर आपका जो अधिकार अगर वायलेट होता है तो आप कहाँ पे जा सकते हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, और इन्फोर्स करता है। और इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का जिम्मेदारी भी कौन ले लेता है? इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे देख रहे हैं तो कौन? सुप्रीम कोर्ट बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। और कल बताया था आर्टिकल 142, ठीक है, के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पूरी आज़ादी है, कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी नियम को कहीं किसी भी टाइप का वो एग्जीक्यूट मतलब उसको आदेश दे सकता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि एक जो इम्पोर्टेंट रिट्स है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिट्स है, हाबेस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेटररी है, क्वो वारंटो है, ये सब इम्पोर्टेंट रिट्स को कैसे लागू किया जाता है? क्यों? ये हम ही लोग को दिया गया है, क्यों? ताकि हमारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने में जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वाला टॉपिक हमको पढ़ना था। चलो आज हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है किस टाइप से आता है और आपको जो प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला है नेम 2 रिट्स इशूड अंडर आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी 2 रिट्स के नाम लिखिए। और रिट्स बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको बताना है कौन से 2। अगला जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए आपको लिखना है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो मौलिक अधिकार है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए, डायरेक्टली बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए, ये बताना है आपको। नेक्स्ट जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यू ऑन आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया है, इसको स्पष्ट करना है, लिखना है। या तो फिर आप लिख सकते हैं मेंशन एनी 4 फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 51। यहाँ पे लिखो मेंशन ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन आर्टिकल 51A। तो अनुच्छेद 51A में दिए गए सभी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ये है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपस में पूरक हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। इसको और इन डेप्थ में बताना है। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये आप लिख सकते हैं और डायरेक्टली हमें युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। साथ में ही ये कोर्स को एनरोल करने के लिए आप युवा ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।